नमस्कार। मैं आप सभी का मित्र गोपाल श्रीवास्तव आप तमाम दर्शकों का हमारे दूरदर्शन केंद्र में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चकाचौंध से भरी दुनिया में हर तरफ फैला एक अलग तराना है। कहीं फैला है खुशियों का आलम तो कहीं फैला गमों का खजाना है। परंतु आप हो जाइए दिल थाम कर तैयार, क्योंकि हमें आज इस कार्यक्रम में आपको एक विशेष शख्सियत से मिलवाना है। आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, इनका पूरा नाम डॉक्टर वेन्ना वल्लभ राव जी है। इनका जन्म सन 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य के उस समय के कृष्णा जिले के गुड़ीवाड़ा शहर में हुआ था, जो अभी वर्तमान में एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक खेती किसानी वाले परिवार से आते हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और महाविद्यालयीन शिक्षा गुड़ीवाड़ा शहर में ही प्राप्त की थी। इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई हमारे विजयवाड़ा से कंप्लीट किया, जिसमें इन्होंने हिंदी के मशहूर लेखक उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास और उसमें व्यक्तित्व के विषय पर पीएचडी की उपाधि हासिल की। यदि इनके कैरियर की बात की जाए तो इन्होंने अपने अध्यापन के क्षेत्र में जूनियर हिंदी लेक्चरर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी और सन 2014 ईस्वी में ये हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में रिटायर्ड हुए, सेवानिवृत्त हुए। और इनको सन 2017 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। और ये रिटायरमेंट के बाद भी अभी रुके नहीं हैं। ये हमारे समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य, लोगों में शिक्षा के महत्व को बताने और उसे समझाने के लिए अभी भी प्रयासरत हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपको अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वेन्ना वल्लभ राव जी से मुलाकात करवाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सर, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप अपने बारे में बताने का कष्ट कीजिए। सर जी, मैं वेन्ना वल्लभ राव आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गुड़ीवाड़ा नामक शहर में मेरा जन्म हुआ और वहीं प्राथमिक और कॉलेज की शिक्षा पूरी हुई। बीए तक मैंने वही की। दरअसल मैं एक खेतिहर के परिवार में पैदा हुआ। बचपन से ही खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन को मैं देखता पला और उनकी दुर्दशा को और खेतों की फसलों की दशा को, और कभी कभी मैं खेत में भी जाया करता था और गाय वगैरह को चराने भी जाता था और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रही। और गुड़ीवाड़ा के एएनआर कॉलेज में मैंने इंटरमीडिएट और बीए की डिग्री प्राप्त की और बराबर मैं शुरू से ही हिंदी की पढ़ाई भी रखी और प्राथमिका, माध्यमिका, राष्ट्रभाषा, प्रवेशिका, प्रवीणा जैसी परीक्षाओं की तैयारी की और जिससे बचपन से ही मुझे हिंदी के प्रति रुचि जागृत हुई। और आगे जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा था इंटरमीडिएट और डिग्री, तब द्वितीय भाषा के रूप में मैंने हिंदी ली। और बाद में जब डिग्री प्राप्त की तो यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था, तो आगे की स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए मुझे एमए इकोनॉमिक्स में और एमए हिंदी में दोनों में मुझे सीट मिली। फिर भी मैंने हिंदी के प्रति बचपन से ही जो रुचि थी उसके आधार पर मैंने एमए हिंदी में अपना दाखिला लिया और एमए हिंदी पढ़कर मैं विजयवाड़ा के सप्तगिरी जूनियर कॉलेज में जूनियर लेक्चरर के रूप में मैंने 5 साल तक काम किया और बराबर अपनी पीएचडी भी जारी रखा। सर, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि सर, आपने अपनी पढ़ाई तो निरंतर जारी रखी, लेकिन आपको इसमें क्या क्या परेशानियां आई और आपका पीएचडी में मेन सब्जेक्ट क्या था? अच्छा, तो जबकि ग्रामीण विद्यार्थियों की जो परेशानियां हैं वही परेशानियां मेरी भी थी। जब बच्चों को ये खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग एक कम से कम पढ़ाई तो दिलवा सकते थे, उनकी आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं रहती थी,
लड़के भी मतलब बच्चे भी परिवार में ज़्यादा रहते थे। हमारे परिवार में 5 बच्चे हैं और हर किसी को ऊंची पढ़ाई नहीं दे सकते थे, आर्थिक दशा भी अनुकूल नहीं थी। फिर भी सौभाग्यवश मेरे अपने शहर में कॉलेज है, इसलिए कॉलेज की पढ़ाई तो यूँ चला सके। किंतु जब स्नातकोत्तर पढ़ाई की बात मैंने की, मांग की परिवार से, पिताजी से, तब एकदम मना करने लगे कि तुम अकेले नहीं हो परिवार में, तुम्हें कहीं विशाखापट्टनम भेजकर यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रखकर तुम्हें पढ़ाई नहीं दे सकते थे, ऐसे आर्थिक दशा हमारे परिवार की नहीं है, यह कहकर मना कर दिया गया। किंतु तब हमारे गुरुओं ने बड़ी महत्वपूर्ण कार्य किया था, मेरी पढ़ाई में जोर दिया था और मेरे परिवार को, पिताजी को तो समझा बुझा कर किसी भी हालत में इसे यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए, यह ज़रूर आगे आएगा, उसे पढ़ाइए, ऐसे कहकर मना कर मुझे यूनिवर्सिटी में, जब मैं यूनिवर्सिटी में मुझे जाने का सदअवसर मिला तो उस अवसर मिला तो इसका श्रेय मैं अपने गुरुओं को देता हूँ। और मैंने स्नातकोत्तर पढ़ाई तक पूरी करके, एमए पूरी करके मैं चुप नहीं रहा। तो आर्थिक दशा को ख्याल में रखकर मैंने कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू कर दिया, अध्यापक बन गया। फिर सोचने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डिग्री प्राप्त करे, पीएचडी करे। सर, आपका पीएचडी में सब्जेक्ट क्या था? वो पीएचडी में भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में व्यक्ति और समाज विषय को लेकर मैंने पीएचडी की। भगवती चरण वर्मा नामी उपन्यासकार थे, कवि थे। उन्होंने लगभग 25 उपन्यास लिखे। 25 उपन्यासों में व्यक्ति और समाज की दशा कैसी है, इसको लेकर मैंने 4 साल के लिए शोध कार्य किया। सभी छुट्टियां, इधर नौकरी चल रही थी अध्यापक के रूप में, और जब छुट्टियां आती थी मुझे यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था। वहीं रहकर मैंने पीएचडी का शोध का कार्य जारी रखा। तो मुझे इस विषय पर पीएचडी की उपाधि मिली। सर, आपने पीएचडी तो किया, लेकिन सर हम सभी जानते हैं कि आप एक अच्छे अनुवादक भी हैं, जिसके लिए आपको केंद्र सरकार की ओर से साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। सर, ये जो अपना अनुवाद कार्य है, अनुवाद और साहित्य को आप किस रूप में देखते हैं सर? अच्छा जी, अनुवाद से रुचि मुझे अपने अध्यापकों से, अपने गुरुजनों से मिला, हमारे प्रोफेसरों से, आचार्यों से मिला। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था एमए हिंदी, हमारे बड़े बड़े गुरु थे, आचार्य आदेश्वरराव जी थे और यार्लगढ़ लक्ष्मी प्रसाद जी थे। तब तक अनुवाद के क्षेत्र में वे बड़े मशहूर हुए और उनके कार्यों को देखते देखते मुझे अनुवाद के प्रति भी रुचि बढ़ी। और जब एमए हिंदी द्वितीय वर्ष पढ़ रहे थे तो हमारे एक पेपर था अनुवाद। मैंने उस समय तेलुगु के नामी उपन्यासकार और कथाकार गोपीचंद, उनके एक कथा संग्रह को, जिसमें उसमें 7-8 कहानियाँ हैं, उन 7-8 कहानियों का अनुवाद हिंदी में करके एक पेपर सबमिट किया, जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हुए। ऐसे मेरा अनुवाद कार्य का आरंभ तेलुगु से हिंदी में शुरू हुआ और आगे चलकर दोनों परस्पर, तेलुगु से हिंदी और हिंदी से तेलुगु में अनुवाद का कार्य जारी रखा। निरंतर वो कार्य बढ़ता रहा। आपको जो अनुवाद कार्य का पुरस्कार मिला था, साहित्य पुरस्कार, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताने का कष्ट करें कि आपने ऐसा कौन सा अनुवाद किया था जिसके लिए आपका चयन केंद्र सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया था? अच्छा, मेरा अनुवाद का कार्य लगभग जब मुझे पुरस्कार मिला तब तक 35 साल से मेरा अनुवाद कार्य बराबर चलता रहा। मैंने तेलुगु से हिंदी में और हिंदी से तेलुगु में समकालीन साहित्य का भरसक अनुवाद किया। कविताओं का अनुवाद किया, सैकड़ों तेलुगु कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया और सैकड़ों
हिंदी कविताओं का तेलुगु में अनुवाद करके पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया और पुस्तकों के रूप में भी, संग्रहों के रूप में भी छपवाया गया। और ऐसे ही तेलुगु से कितने ही महत्वपूर्ण रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी से कितनी महत्वपूर्ण रचनाओं का तेलुगु में अनुवाद किया। और दर्जनों रेडियो नाटकों का, 25 रेडियो नाटकों का तेलुगु से हिंदी में और हिंदी से तेलुगु में अनुवाद किया। मेरे जिस कृति पर मुझे, जिस अनुवाद कार्य पर मुझे केंद्र साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार मिला, वो पंजाब की एक लेखिका, प्रसिद्ध मशहूर लेखिका पद्मश्री अजीत कौर, वो पंजाबी में और हिंदी में बराबर लिखती थी। अपनी रचनाएं दोनों भाषाओं में लिखा करती थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा खाना बदोश नाम से उन्होंने लिखा, पंजाबी में भी और हिंदी में भी। पंजाबी में जो उन्होंने आत्मकथा लिखी थी, इसके लिए केंद्र साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। जब मैंने उस आत्मकथा को पढ़ा तो वो तेलुगु के स्त्रीवादी कवियत्रियों और लेखिकाओं के लिए वो ज़रूर प्रेरणादायी होगी, ये सोचा। इसे ज़रूर तेलुगु में लाना चाहिए, तेलुगु में अनुवाद करना चाहिए, यह सोचकर मैंने उसका अनुवाद तेलुगु में किया, जिसका शीर्षक रखा विराम मेरुगनि पैनम, रेस्टलेस जर्नी, ऐसा शीर्षक रखा। जबकि हिंदी में खाना बदोश शीर्षक था उसका। मैंने विराम मेरुगनि पैनम, रेस्टलेस जर्नी, उसकी एक जीवन यात्रा जो है उसे मैंने उस शीर्षक से प्रस्तुत किया, जिस पर मुझे केंद्र साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, अनुवाद पुरस्कार मिला था। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमें अनुवाद के बारे में बताया कि आपको पुरस्कार कैसा मिला और हमें इनकरेज किया कि हमें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसा आज हम जानते हैं कि आज हम साहित्य संस्कृति के बारे में परिचर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो हम आपसे आज कुछ प्रश्न करेंगे जो हमारे जनता जनार्दन से जुड़ी हुई है, जो हमारे समाज से जुड़ी हुई है। जी, तो क्या हम उसकी ओर चलें? जरूर। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब, आज हम अपने स्थानीय स्तर से इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तेलुगु भाषा भारत की एक प्राचीनतम भाषा रही है और अभी भारत में यह बोली जाने वाली तीसरी सबसे अधिक भाषा है। तो इसका साहित्य कितना प्राचीन रहा है तेलुगु भाषा का, और इसका क्या योगदान रहा है भारतीय संस्कृति और समाज में, कृपया करके हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताने का कष्ट करें। जी श्रीवास्तव जी, आपने सही कहा कि तेलुगु एक विशिष्ट भाषा भी है और प्राचीन भाषा भी है भारत की, और यह 8वीं अनुसूची में है। और कहा जा रहा है कि इसका स्थान अधिक से अधिक लोगों के द्वारा भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में यह तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान में हिंदी है, सब जानते हैं, और कभी दूसरे स्थान पर तेलुगु रहा करती थी कुछ वर्षों से पहले, किंतु अब बांग्ला भाषा दूसरे स्थान पर आ गई है और तेलुगु तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, क्योंकि प्रवास हो या वर्तमान पीढ़ी अंग्रेजी माध्यम में पढ़कर तेलुगु बोल नहीं पा रही हो, कारण को जो भी हो वो तीसरे स्थान पर पहुंच गई है तेलुगु। जो भी हो, भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है तेलुगु। वो बहुत विशिष्ट भाषा है, इसका साहित्य बहुत समृद्ध है और इसका लिखित साहित्य लगभग 1000 वर्षों से पाई जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत न तो तेलुगु का साहित्य केवल 1000 वर्षों पूर्व है तो यह प्राचीन भाषा कैसे कही जा सकती है। तो बात यह है कि लिखित रूप में साहित्य लिखे जाने से पहले वह मौखिक रूप में बहुत भारी मात्रा में साहित्य प्रचलित रहता है किसी भी भाषा में, और तेलुगु में और भी ज़्यादा समय मौखिक रूप में इसका साहित्य चलता रहा। लोक साहित्य के रूप में, लोक कथाओं के रूप में, लोक गीतों के रूप में लंबे समय से
यह साहित्य तेलुगु में चल पड़ा था, किंतु दुर्भाग्यवश वह लिखित रूप में, वह लिपिबद्ध रूप में आगे भी सुरक्षित नहीं किया गया। और जहाँ तक लिखित तेलुगु साहित्य की बात करते हैं तो 1000 पूर्व से उसका लिखित साहित्य पाया जा रहा है। और लिखित साहित्य में वो आरंभिक ग्रंथ है आंध्र महाभारतम, అంటే महाभारत का आंध्रीकरण, तेलुगु अनुवाद। तब अनुवाद नहीं कहा गया, अनुवाद को भी इस देश में मूल रचना की तरह, खासकर तेलुगु में मूल रचना का गौरव प्रदान किया गया। भारत जिसके 3 कवि थे, एक के बाद एक लंबा वह समय ले लिया गया, उसका काव्यकृत किया गया। और क्योंकि वे सिर्फ अनुवादक नहीं थे, महाभारत का अनुवाद करने वाले नन्नया, तिक्कना, यर्राप्रगड़, ये तीनों ने महाभारत का अनुवाद किया। वह पहला तेलुगु काव्य के रूप में माना जाता है, लिखित रूप में जो पाया गया। डॉक्टर साहब जी, अब हम थोड़ा हिंदी भाषा के विषय में बात करेंगे और अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी के मशहूर लेखक, उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि साहित्य जो है वो किसी भी समाज का दर्पण होता है। तो इस विषय पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने बहुत कुछ सही कहा है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, अर्थात उनका मानना था कि समाज में जो कुछ है वो साहित्य में प्रतिफलित होता है, प्रतिबिंबित होता है। वो एक आईना है, जैसे आईने में हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। जिस समाज में हम रहने लगे हैं उसका प्रतिबिंब साहित्य रूपी आईने में देखा जा सकता है। किंतु यह पाठकों तक सही है काफ़ी हद तक। जब तक यह कलाकार या साहित्यकार तक की बात आती है तो वह साहित्य दर्पण से भी, आईने से भी ज़्यादा होता है। मेरा मानना है कि यह एक मशाल की तरह है, समाज का एक मशाल है, दर्पण की तरह। दर्पण की जगह मैं मशाल मानता हूँ, जो वो प्रकाश, उजाला फैलाता है और उजाले की ओर दिखाता है। उजाले में सब कुछ देखा जा सकता है और ऐसा, और वह रास्ता दिखाता है, मार्ग निर्देश करता है और वह एक पतवार जैसी है, ऐसा मानता हूँ। क्योंकि केवल लेखक प्रतिबिंब देकर ही वो चुप नहीं रहता। तो प्रेमचंद को ही लीजिए, वे यथार्थ का प्रतिफलन करते हुए भी वे चुप नहीं रहे। समाज में जो है वो प्रस्तुत किया, किंतु आगे चलकर समाज को कैसा रहना है, कैसा आदर्शवादी रहना है, आदर्श दिखाया। इसलिए उन्हें आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा गया। ऐसे देखिए, वो कभी कभी वो तो केवल समाज की वास्तविकता के साथ साथ वह समाज को या चेतावनी भी देता है और मार्ग निर्देश भी करता है। जैसे कबीरदास को देखिए, उसने एक दोहे में कहा कि दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए जाकी लंबी हाय, मुझे खाल की श्वास सो लोह भस्म हो जाए। अर्थात कबीर के ज़माने में दुर्बल आदमी को, कमज़ोर आदमी को, आम आदमी को खूब सताया गया होगा, आम आदमी सताया गया होगा, किंतु उन्होंने वह दशा बताकर चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि उनको चेतावनी, जिन्होंने दुर्बल आम आदमी को सताया उन लोगों को उन्होंने चेतावनी भी दी आगे बढ़कर कि देखो, अगर लोहा भी तो आग में डाल दो, अगर आग लग गया, आग रखो तो लोहा भी राख बन जाता है। दुर्बल को, अगर दुर्बल वो प्रतिकार करेगा, वह विद्रोह करेगा, क्रांति करेगा, तो तुम
सुरक्षित नहीं रह पाओगे, यह कहकर उन्हें चेतावनी दी। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने कहा कि चिंता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। देखिए, दिनकर जी एक क्रांतिकारी कवि नहीं थे, निराला तो क्रांतिकारी कवि थे, फिर भी उन्होंने कहा जो तुम्हारा चिंता है, तुम्हारा अधिकार को, तुम्हारे स्वत्व को चिंता है, चुप मत बैठो, तब करके बैठना यह तो अनुचित है। तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी ओर तो हाथ बढ़ रहा है तुम्हें हड़पने के लिए, तुम्हारे स्वत्व को हड़पने के लिए उस हाथ को काट दो, विच्छिन्न कर दो, यहाँ तक कहा। फिर उसे सराहा गया, फिर भी दिनकर जी को सराहा गया, इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। आगे चलकर वे स्वतंत्र भारत के वो राज्यसभा के सदस्य बने, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता बन गए। देखिए, ऐसे समाज में जो कुछ यथार्थ है, समाज उसका दर्पण तक, उसको सिर्फ वहाँ तक रहकर कवि या साहित्यकार चुप नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है, मार्ग निर्देश करता है, मशाल दिखाता है। इसलिए समाज साहित्य दर्पण से की स्थिति से पार करके और मशाल की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। बहुत खूब आपने डॉक्टर साहब आपने ये बताया। वल्लभ सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे और हमारी जनता को आप ये बताएं कि जैसी हमारी मानसिकता रही है कि किसी भी साहित्य का, वो चाहे तेलुगु साहित्य हो, बांग्ला हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी हो, अगर कोई पूछता था कि आप क्या करते हैं और अगर गलती से भी उसने अगर बता दिया कि मैं एक कवि हूँ, लेखक हूँ, साहित्यकार हूँ, तो लोगों के मन में एक ऐसी छवि बनती थी कि अरे ये तो कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, एकदम अलग थलग व्यक्तित्व का लोग है। लोग उसे मतलब अन्य लोगों की अपेक्षा कमतर आंकते थे। लेकिन अभी हालात बदले हैं, परिदृश्य बदला है हमारा, तो अभी आप साहित्य को सृजन या रोजगार किस कसौटी पर देखते हैं? ठीक है श्रीवास्तव जी, इस जमाने में कवि या लेखक, आमतौर पर साहित्यकार का इतना आदर नहीं हो। फिर भी एक ज़माना था जब साहित्य का महत्व जानते थे और साहित्यकार को, कवि को बहुत आदर मिला था, राज दरबारों में भी आदर मिला था और पढ़े लिखे लोगों के बीच में आदर था, क्योंकि साहित्यकार बनना, सृजनशील बनना आसान काम नहीं। उसे बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, बड़े शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, काव्यों का अध्ययन करने के बाद ही कोई सृजनकार बनता है, कोई साहित्यकार बनता है, कोई समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए कुछ लिख सकता है, कुछ प्रचारित कर सकता है। ऐसा वो जिम्मेदार आदमी है, समाज का कोई प्रथम श्रेणी का जिम्मेदार आदमी है तो साहित्यकार है। देखिए, आजकल ज़माना बदल गया है और इस देश में पढ़ाई की ओर इतना ध्यान दिया जाता है कि ये साहित्य और साहित्य को पेशे के रूप में अपने बच्चों को बनाने की ओर किसी की नज़र नहीं है, क्योंकि हर कोई किसी को अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, वह मज़े से जिए और सुख शांति से जिए। किंतु जब साहित्य का इतना आदर नहीं है, उसे पेशे के रूप में कौन स्वीकार करेगा? तो कोई अपना अपना पेशा संभालते हुए अपनी रुचि के मुताबिक कोई कवि बन रहा है, कविता जारी रखता है या साहित्य सृजन जारी रखता है, किंतु साहित्य को पेशे के रूप में स्वीकार करने वाले बहुत कम लोग हैं आजकल। एक ज़माना था जब उपन्यासों का जोर था, घर घर में उपन्यास पढ़े जाते थे, तो महिलाओं से और लोगों से, और साप्ताहिक भी प्रचलित थी, तब तो एक पेशे के रूप में उसे अपनाया गया, कितने ही कमाया गया।
उसके माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उपन्यास लिखकर, डिटेक्टिव्स लिखकर कमा सके। किंतु आजकल स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई पेशेवर लेखक बने। किंतु तेलुगु में थोड़े लोग तो ज़रूर हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। एक मशहूर उपन्यासकार है यंडमूरी वीरेंद्रनाथ, उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया और लेखन को उन्होंने अपना पेशा स्वीकार किया। ऐसे जब सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी अपने काम में, लेखन के कार्य में, और उसका फल मिलता रहेगा तो कोई पेशे के रूप में स्वीकार करेगा। किंतु पहल आरंभिक दशा में कोई साहित्य को पेशे के रूप में स्वीकार करने के लिए आज तैयार नहीं है, तैयार नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसी प्रश्न से रिलेटेड एक और प्रश्न करता हूँ कि क्या साहित्य को किसी को कॉपी करके सीखा जा सकता है या फिर वो अपने आप अंदर से निकलता है? अच्छा, कवि बनते हैं, बनाए नहीं जाते। उसके लिए कितनी भी कार्यशालाएं रखो, किसी को कवि के रूप में नहीं बनाया जाता। और वो उसके भीतर सृजनशीलता होनी चाहिए। वही तो वो कोई सृजनशील या कोई कवि या उपन्यासकार या किसी विधा में वह लेखन कार्य कर सकता है। और किसी को बलपूर्वक लेखक बनाने का प्रयास निरर्थक और बेकार है। यानी कि आपका कहना है कि ये जो हमारे अंदर साहित्य सृजन की शक्ति आती है वो ईश्वर का प्रदत्त उपहार है। अच्छा, सहज सिद्ध है। हाँ, सहज सिद्ध है, मैं कहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। जी जी। तो सर मैं इसी क्वेश्चन से एक और रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा, कि अगर अभी पूरे विश्व की बात की जाए तो विदेशी भाषा के जो साहित्य हैं वो और उसके जो साहित्यकार हैं वो भी दिन प्रतिदिन फेमस होते जा रहे हैं, उनका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अच्छा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर देखा जाए तो हमारा जो देसी साहित्य है, देसी साहित्यकार हैं, वो उनकी अपेक्षा उतने अधिक लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर? आखिर हमसे चूक कहाँ हो रही है? अच्छा, ठीक है। साहित्य सृजन का एक स्तर भी होता है, एक लेवल, एक स्टैंडर्ड भी होता है। और विदेशी साहित्य की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है विदेशी का मतलब कितनी भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, लैटिन है और चीनी है, कोई दूसरी कितनी भाषा है। उस साहित्य को वे पाठकों की रुचि के अनुसार वे अन्य भाषाओं में अनुदित करने लगे और प्रचारित करने लगे। और वहाँ के लोग साहित्य के प्रति रुचि दिखाकर पढ़ने लगे हैं। और पाठक, एक तो पाठक लोग और दूसरे उनकी भाषा में अपने साहित्य को पहुँचाना अनुवाद के माध्यम से हो सकता है। और अनुवाद वहाँ पर बहुत द्रुत गति से हो रहा है और निष्ठा से अनुवाद चल रहा है। और उनको जिस भाषा में, डच भाषा में अंग्रेजी रचना चाहिए तो डच भाषा में अनुदित होने लगा है वो जो भी प्रतिष्ठित कोई उपन्यास, कोई रचना। और किसी चीनी भाषा में चाहिए तो वे अनुवाद उपलब्ध है। अनुवाद के माध्यम से लोकप्रियता बढ़ती है, नहीं तो अपने भाषा प्रांत तक कोई रचना सीमित रहती है। और यहाँ पर अनुवाद की तो भारत की लोकप्रियता के अभाव का कारण है। जिस भाषा, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं तो जरूर हो रही है, कवियों की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेखकों की, साहित्यकारों की। किंतु बात यह है कि यहाँ का साहित्य, भारत का साहित्य कई भाषाओं में बट गया है। तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में। अगर विदेश में इस साहित्य को जानना चाहिए तो कैसे जान सकते हैं? वे तो हमारे लिए तेलुगु सीख नहीं सकते या तमिल सीख नहीं सकते, मराठी सीख नहीं सकते, और हिंदी में कोई प्रतिष्ठित उपन्यास है तो पढ़ने के लिए हिंदी सीख नहीं सकते। उनकी भाषा में उपलब्ध हो तो
वे रचना उसकी महत्ता वे जान सकते हैं। कम से कम पढ़कर, जब पढ़े तो तब उसका महत्व जान पड़े। इसलिए अनुवाद की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे देश की चाहे किसी भी क्षेत्रीय भाषा की रचना हो, अगर वह महत्वपूर्ण रचना है तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए। पहले भारत के भीतर अन्य भाषा प्रांतों में उसे पहुंचाना है तो उसका अनुवाद हिंदी में होना चाहिए, तो देश भर में वो फैल जाएगा उसकी प्रसिद्धि। अगर विदेश में पहुंचाना है तो पहले अंग्रेजी में उसका अनुवाद होना चाहिए। अंग्रेजी वो भी उनकी नेटिव इंग्लिश में उसका अनुवाद होना चाहिए। इंडियन इंग्लिश में उसका अनुवाद का मतलब है वह बेकार प्रयास मान लो। इसलिए उसकी नेटिव लैंग्वेज में, इंग्लिश में उसका अनुवाद हो तो जिससे कि वे रुचि से पढ़ सके, चाव से पढ़ सके और उसकी महत्ता वे जान सके। अनुवाद, जब तक अनुवाद की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, अनुवाद को सर्वोपरि नहीं माना जाएगा, तब तक हमारी लोकप्रियता, हमारे ग्रंथों की लोकप्रियता अपने भाषा प्रांत को पार कर भी देश भर में भी लोकप्रियता नहीं होगी। तो विदेश की बात कैसे? ये लोकप्रियता के अभाव का कारण है। स्टैंडर्ड का कोई कमी नहीं यहाँ पर। स्तर, महत्ता हमारी रचनाओं का भरपूर है, किंतु अनुवाद होना चाहिए। विदेशी पाठकों को ख्याल में रखकर अच्छा अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद को सर्वोच्च स्थान, सर्वोपरि मानना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपका कहना हो रहा है कि हम अपने जो साहित्य है उसे हम अनुवाद के माध्यम से, वो चाहे विदेशी भाषा में अनुवाद सीखना पड़े या फिर देसी भाषा में ही सीखना पड़े, हम इसे अनुवाद करके अपने ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, इसे हम लोकप्रिय बना सकते हैं। जरूर। चलिए सर, ये आपका बहुत ही अच्छा। और एक संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में लेखकों की कमी नहीं है। ओके सर। लेखकों की कमी नहीं है, अनुवादकों की कमी है, क्योंकि अनुवादकों का प्रोत्साहन नहीं है। इसलिए अनुवादकों को प्रोत्साहन मिले और जिससे कि हमारा साहित्य फैल जाए। साहित्य बनना एक बात है, साहित्य सभी भाषा प्रांतों में पहुंचाना एक बात है। यह उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिसकी उपेक्षा हो रही है। अब तक इसका महत्व दिया जाना चाहिए। इसीलिए इस कमी को मैंने अनुभव किया 3 दशकों से पहले। इसलिए मैं चाहता तो मैं भी सर्जक बन सकता था, थोड़ी बहुत कविताएं, कहानियाँ लिख सकता था, नाटक मैंने लिखे भी, किंतु मैंने अनुवाद की आवश्यकता और उसके महत्ता को जानकर ही अनुवाद के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा और तेलुगु के साहित्य हिंदी में पहुंचाने और हिंदी का साहित्य तेलुगु लोगों को परिचित कराने के इस ओर मेरी यात्रा, लेखन यात्रा इस ओर चलती रही। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल सही है कि अनुवादक बनना और अनुवाद करना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अनुवाद करना एक अलग कला है, जबकि एक अनुवादक, जिसे परफेक्ट अनुवादक कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये हम आगे बता सकते हैं आपको आगे के एपिसोड में। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगा जी कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। जी हर तरफ, हर बच्चों के हाथ में, युवाओं के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, अलग अलग प्रकार के गैजेट हैं। जी। हम सिर्फ एक क्लिक करके दुनिया की किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं जी। लेकिन इस दौर में भी पुस्तकों की क्या भूमिका है, उनका क्या महत्व है, इसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। जी, देखिए, वो आपने जो सही कहा है कि पूरी दुनिया की पूरी जानकारी एक ही क्लिक से हम प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज नहीं। वो तो किसी बात की जानकारी प्राप्त करना अलग बात है और उसके अनुभूति को प्राप्त करना अलग बात है। तो अनुभूति किसी रचना को, यानी हमारे ज्ञानेंद्रिय है और स्पर्शेंद्रिय है,
इससे पुस्तक पढ़ने से पुस्तक की अनुभूति, उसकी बात की अनुभूति होती है। कहीं कहीं तो जब अधिक रुचि लगी तो पीछे जाकर भी पढ़ते हैं, और तो उसी सोशल मीडिया में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में या टेलीफोन तो सेलफोन में जो हम पढ़ते हैं, किसी पुस्तक को पढ़ने की चेष्टा करते हैं, किसी विषय को, साहित्यिक विषय को पढ़ने की चेष्टा करते हैं, तो उसका अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे वो किसी लैपटॉप में या किसी गैजेट में किसी साहित्यिक विषय को पढ़ने का, और पुस्तक एक एक पृष्ठ पलटते पलटते एक एक पैरा पर उंगली चलाते पढ़ने में जो है, दोनों में फ़र्क यह है कि जैसे तो अस्पताल में ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया गया है और ऑक्सीजन लिया जा रहा है, वो है। और पुस्तक पढ़ने का काम है किसी बगीचे में जाओ और स्वच्छ सुगंधित हवा का, परिमल भरित हवा का स्वाद लो। इतना अंतर होता है। पुस्तक पढ़ने में वो अनुभूति है, अनुभव है। वो अनुभूति वह किसी गैजेट में तो दुनिया की पूरी जानकारी उससे एक बटन दबाने से मिल सकती है, किंतु अनुभूति तो और उसका प्रभाव, मैंने इस पुस्तक से प्रभाव ग्रहण किया है, इस जीवनी से, इसकी बायोग्राफी पढ़कर, उसके जीवन के संघर्ष से पढ़कर मुझे हौसला मिला है। ऐसे हम किसी गैजेट में, सोशल मीडिया में आने वाले साहित्य पढ़ने से कोई नहीं कह सकता। वह अनुभूति प्रधान है पुस्तक पठन, या पुस्तक के द्वारा पढ़ा गया साहित्य। सही कहा आपने। ये जो हम लोग लिखते थे बचपन में चिट्ठी, आपने ये बातें बोलकर मुझे बचपन की याद दिला दी कि बचपन में जब हम कभी चिट्ठी लिखा करते थे तो उसमें जो उसके स्याही से खुशबू आती थी, उसका आनंद एक अलग होता था। हम चिट्ठी को अपने तकिए के नीचे अपने यादगार रूप में एक रखते थे। कई बार पढ़ते थे और उसका हम आनंद रस आस्वादन लेते थे। बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। जी बिल्कुल सर। वो किसी सेलफोन मैसेज से मजा नहीं आता। सही है। वो हमारे वो अनुभव, आत्मीयता का हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं रूप से हानिकारक सिद्ध हो रहा है सर। बहुत अच्छा। जी सर। तो सर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, अपने दर्शकों को आप बताने का कष्ट कीजिए, ये खास करके मेरा निजी प्रश्न है जी, कि आज भारत की आज़ादी के लगभग 75 साल पूरे हो गए हैं, उससे ज़्यादा, और साहित्य के क्षेत्र में जो हमें अंतिम बार नोबेल पुरस्कार मिला था वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृति गीतांजलि के लिए मिला था। लेकिन 100 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है। जी। फिर भी आज तक हमारे देश में इतने सारे लेखक हुए, इतने सारे साहित्यकार हुए, फिर भी एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं आ पाया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब? अच्छा, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल उठाया कि जबकि कितनी ही देशों के मशहूर लेखकों को वो भाषा और वो उसका भाषा क्षेत्र कितना भी छोटा क्यों ना हो, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, किंतु लंबे समय से अरसे के पहले महीने हमने समाचार यह नोबेल पुरस्कार एक भारतवासी को, भारतीय कवि को प्राप्त हुआ, रविंद्रनाथ को, उसकी गीतांजलि पर। हम याद करेंगे गीतांजलि बांग्ला में लिखी गई कविता है, काव्य है। उसे नोबेल पुरस्कार कैसे प्राप्त हुआ? जब रविंद्रनाथ ने एक जहाज के सफ़र में अपनी गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया, वो भी एक नेटिव इंग्लिश ट्रांसलेटर की मदद लेकर, और उसके दिखाया होगा या साथ बिठाकर उन्हें उसका अनुवाद किया होगा। वो तब उसका अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर उसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। हमने उसी बात पर हमने अब तक बात की, जब तक भारतीय साहित्य चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, भारतीय ग्रंथ चाहे उपन्यास हो या काव्य हो या नाटक हो, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण, कितना ही स्तरीय हो, स्टैंडर्ड वाला हो, किंतु जब तक उसका अनुवाद अंग्रेजी में नहीं होता और अंग्रेजी के जरिए में
पूरी दुनिया की भाषाओं में नहीं होता, वे लोग हमारी महत्ता, हमारे साहित्यकारों की महत्ता, हमारे साहित्यिक ग्रंथों की महत्ता जान नहीं पाते, तब नोबेल पुरस्कार की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। जब अनुवाद की उपेक्षा हो रही है, अनुवाद हो भी तो वह नेटिव इंग्लिश रीडर्स के लिए अनुकूल नहीं है, रुचिकर नहीं है, तो हम विश्व स्तर के पुरस्कारों की कल्पना तक नहीं कर सकते। जो भी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के अतिरिक्त हाल में दूसरे पुरस्कार, विश्व स्तरीय पुरस्कार मिले हैं, किंतु उसकी बैकग्राउंड देखा जाए तो हमारा यही अनुभव कहता है कि उसका अनुवाद अंग्रेजी में अमुक लोगों ने किया है, वो अंग्रेज ने किया है। ऐसे अनुवाद के आधार पर ही कोई सर्वोच्च पुरस्कार, देशी पुरस्कार, वैश्विक स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं। हम उसे नेग्लेक्ट करने लगे, एकदम उपेक्षा करने लगे, जिस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे सर्जकों को और सरकार को ध्यान देना चाहिए, सांस्कृतिक मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। यह पूरे राष्ट्र के गौरव की बात है नोबेल पुरस्कार का प्राप्त करना, विश्व स्तर के साहित्य पुरस्कार प्राप्त करना हमारे भारत के साहित्यकार को, इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरी समझ में यही एक कारण है अनुवाद की उपेक्षा, वो भी वैश्विक भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद बराबर होने चाहिए, जो नहीं हो पा रही हैं, यही कारण है। सही कहा आपने सर। आप बहुत ही जो नब्ज कहते हैं, बीमारी की नब्ज को पकड़ना, आपने बिल्कुल सही बात बताया। तो डॉक्टर बल्लभ सर, हम आपसे एक अगला भी प्रश्न पूछते हैं जी, कि आजकल का जो समय चल रहा है जी, ये बहुत ही फास्ट समय है जी, किसी के पास उतना अधिक टाइम नहीं है, उतना अधिक संयम नहीं है जी, लोग कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए, अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए हर क्षेत्र में शॉर्टकट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं जी, वे कम से कम समय में सफल होना चाहते हैं, अधिक से अधिक पैसा, नाम, शोहरत, हर चीज कमाना चाहते जी, हैं जी, तो इस विषय वस्तु पर आप हमें क्या बताना चाहेंगे कि क्या शॉर्टकट से पाया हुआ जो नाम है, ख्याति है, वो ज़्यादा समय तक टिकेगा या कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अगर मैं अपने मन की बात कहूँ तो सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस के लिए प्रयास चाहिए, लंबा प्रयास चाहिए और निरंतर प्रयास होना चाहिए। और उसके लिए पहले किसी अन्य क्षेत्र में, वो तो किसी राजनीति के क्षेत्र हो या कोई किसी ऐसा कोई क्षेत्र रहा होगा जो शॉर्टकट से काम चल सकता हो, किंतु खासकर साहित्य के क्षेत्र में वो शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट नहीं होता और उसका फल भी नहीं देखा जाता, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और निरंतर वो साधना होनी चाहिए साहित्य के विषय में, और पहले से उसे रुचि होनी चाहिए, साहित्य के प्रति, सृजन के प्रति रुचि होनी चाहिए। उसके आधार पर बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए। आजकल के ये लेखक कवि क्या करने लगे हैं, वे दूसरों का पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया, शुरू ही नहीं किया और खुद लेखक बन बैठे। दुनिया क्या लिख रही है, दुनिया में कैसा माहौल चल रहा है, कैसी विधाएँ हैं, कैसी प्रवृत्तियाँ चल रही है, वे अपने मन की बात लिखते जाते हैं। ये शॉर्टकट ही कहूँगा मैं, क्योंकि वे पढ़कर समकालीन साहित्य को पढ़कर अपने सृजन को बेहतरीन बनाया जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में तो पुराने कवियों को पढ़ना चाहिए, वर्तमान साहित्य को पढ़ना चाहिए। पढ़े बिना वह सर्जक नहीं बन सकता और समकालीन साहित्य के लिए, मानव जाति के लिए कुछ उपयोगी बात नहीं कर सकता अपने साहित्य के माध्यम। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में शॉर्टकट नहीं होता, लंबी यात्रा सफ़र करनी पड़ती है शुरू करने से पहले। वो साधना का क्षेत्र है, वो अभ्यास का क्षेत्र है, पठन का क्षेत्र है, साहित्य मंथन का क्षेत्र है।
सर आपने पढ़ने पढ़ाने की बात की तो मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि पोथी पढ़ी भय जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। जी, सर कबीर संत कबीर ने बहुत अच्छा कहा। लोग इतना नहीं कह सकते कि पढ़े लिखे लोग सभी सज्जन हैं। जी पढ़े लिखे लोग इस देश के समाज के खास उपयोगी लोग हैं, मददगार लोग हैं, ऐसा नहीं कह सकते। उसके साथ साथ मानवता के प्रति प्रेम होना चाहिए। वही मानवता के प्रति प्रेम। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया के, वे नफ़रत करना ही जानते हैं। हर किसी बात का नफ़रत, हर किसी को नफ़रत करते हैं। ऐसे यह नहीं, जो साथी को प्रेम करता है, मानव को, साथी मनुष्य को प्रेम करता है, उसके साथ सद्व्यवहार करता है, या ग्रंथों से मिलने वाला, उपलब्ध होने वाला नहीं है, बड़े बड़े पोथी पढ़ने से प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रेम करना सीखो। यह कबीर, संत कबीर ने बहुत अच्छा कहा है, यह बिल्कुल सच है। यानी कि आपका यही कहना है कि अगर हम साहित्य की ओर ज़्यादा झुकाव रखते हैं, ज़्यादा उसे पढ़ते हैं, तो हम प्रेम करना भी ऑटोमेटिक सीख सकते हैं। जी जी जी। लोगों से हम कैसे सद्भावना का विकास कराएंगे, कैसे खुद में अपना परिवर्तन लाएंगे, इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमें हमारे साहित्य की ओर लौटना पड़ेगा। जी जी, जरूर। बहुत जरूर। अच्छा बताया सर आपने। जी। सर इसी कड़ी में हम एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं जी कि आज मोबाइल कंप्यूटर का युग है। जी खास करके जो हमारे युवा हैं, जी, जो हमारा यूथ जनरेशन है, जो हमारा आने वाला भविष्य है, जी उनका झुकाव हमारे कंप्यूटर लैपटॉप की तरफ है। और खास करके वो साहित्य को, अपने लेखन को, अपनी प्रतिभा को धीरे धीरे पीछे छोड़ रहे हैं। भविष्य में इसका क्या परिणाम हो सकता है, हम अपने भविष्य को आगे किस रूप में देख रहे हैं? जी जी, आपने बिल्कुल कहा कि आजकल युवा साहित्य के प्रति रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं और साहित्यिक बनने का आशय किसी के मन में पैदा ही नहीं हो रहा है। ऐसा पैदा होने का माहौल ही नहीं है, क्योंकि साहित्य से पेट भरने वाला नहीं है। और अगर कोई बचपन से ही साहित्य के प्रति रुचि दिखाता हो और माँ बाप से उस रुचि को दबाया जा रहा है कि पहले गणित सीखो, या यह सीखो, यह सीखो, ये पीछे पड़ जाएगा, तुम कविता लिखोगे, कहानी बताओगे, तो ये सब सब्जेक्ट्स कब पढ़ोगे, यही हो रहा है। क्योंकि साहित्य से कुछ हासिल, जब साहित्य से कुछ हासिल होने वाला है तो कोई पेशे के रूप में भी स्वीकार करेगा, उसकी ओर प्रोत्साहित करेगा। अब साहित्य, युवा साहित्य की ओर उन्मुख नहीं है और उसकी समस्या पहले से ही जीविका की ओर रही है। और जीविका किस विषय से मिले, जिस विषय को सीखने से, जिस विषय को पढ़ने से जीविका मिले, इसकी ओर लगी हुई है। और साहित्य के प्रति तो यह झुकाव, साहित्य के प्रति रुचि वही जगा सकता है जब स्कूल या कॉलेज में लैंग्वेज क्लासेस हैं, लैंग्वेज अध्यापक लोगों में साहित्य के प्रति रुचि जगा सकता है। किंतु उसके लिए कम समय दिया जा रहा है, लैंग्वेज क्लासेस के लिए कम दिया जाता है समय। अगर हो सके तो वो अध्यापक पहचान सके कि किस में वो जील है, किस में वो रुचि है, साहित्य के प्रति जगाकर उसे अलग से प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसे उससे किसी किसी को वो प्रोत्साहन मिलकर साहित्यकार बन सकता है। नहीं तो अगली पीढ़ी में साहित्यकारों को हम शायद बड़ी, उसकी संख्या बहुत घट जाएगी, जिसका परिणाम होगा प्रेम। अभी हमने कहा है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़े बिना भी वो जग मुझ जाता है। और मतलब वो तो सहृदयता, मानव संबंध लुप्त हो जाएंगे। पारिवारिक संबंध, जिसका हमारे भारतीय समाज का मूल स्तंभ पारिवारिक संबंध है, इसमें एक खोखलापन आ रहा है। समाज के लोगों के बीच में संबंध, एक ज़माना था गांव में लोग जाति धर्म सब भूलकर भाईचारे की भावना से रहा करते थे। किसी को भाई, किसी को काका,
कहकर पुकारते थे, चाची कहकर पुकारते थे, सब धर्म सब जातियों के लोग। ऐसी सहृदयता मानव संबंध बनाए रखने हैं तो साहित्य की ओर बच्चों को, युवाओं को प्रेरित करना चाहिए। माँ बाप बच्चों को बचपन से ही कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो आजकल उसके लिए कोई संगीत सुना कर लिटाया जा रहा है। बचपन में हम तो कहानी जिद करते थे बच्चे, वो आज भी जरूर उसकी रुचि पाएंगे, कहानी की रुचि जरूर बच्चों में लगी रहती है। तब से उसके प्रति रुचि जगाए तो चाहे आगे चलकर वे साहित्य पढ़ने, जीवनियाँ पढ़ने के लिए, महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ने से अपने आप वो प्रेरणा पैदा हो जाएगी, आ जाएगी, वे अपने को सुधार सकते हैं। सही कहा आपने सर। सर अब चूंकि कार्यक्रम के हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध कर सकता हूं कि आपका जो इतना लंबा सफ़र रहा, अनुभव रहा, आज देखा जाए तो हमारे युवा जो हैं खास करके वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, उनसे उन्हें निजात दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपने अनुभव के आधार पर हमारे दर्शकों को बताने का काम करें। अच्छा, आज ऐसे तरह तरह के पेशे आ गए हैं, दिमागी काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले तो शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को ज़्यादा हम पाते थे, उसकी जगह दिमागी काम करने पढ़े लिखे लोग शारीरिक श्रम के अलावा वे दिमाग से काम करते हैं, जिससे वो बहुत थक जाते हैं, बहुत परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ पैदा हो रही हैं और जीवन में तो अल्प आयु में ही उनकी वे कई बीमारियों के शिकार बनते जा रहे हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पर। इसके लिए साहित्य ही समाधान, इस समस्या का समाधान साहित्य से ही हो सकता है। चाहे वे किसी भी पेशे में क्यों ना हो, चाहे कंप्यूटर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कोई उससे भी तरह तरह के काम करते हो, उन लोगों को कम से कम 1 घंटा साहित्य पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए। कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई कविता से मनोरंजन करने की आदत बना लेनी चाहिए। जब यह आदत बढ़ेगी और साथ ही साथ जीवनियाँ पढ़नी चाहिए। जीवनियों से, महान लोगों की जीवनियों के पढ़ने से कठिन परिस्थितियों में वे कैसे टिक सके, कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, ये सब पढ़कर खुद अपने को संभाल सकते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलेगी, वे अपने बड़े हौसले के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसलिए साहित्य ही एक ऐसा साधन है जिससे युवा कितनी ही समस्याओं को धैर्य के साथ झेल कर वे खड़े रख सकते हैं। इसलिए जो भी हो, हर किसी को थोड़ा समय साहित्य में मन लगाना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए, साहित्य से रिफ्रेश होना चाहिए। कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा। आज हम अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वेन्ना वल्लभ राव जी से बात किए। उन्होंने समाज, संस्कृति, साहित्य, इन तमाम विषयों पर अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साहित्य का क्या योगदान है, इन विषयों पर हमें बताया। इनसे बात करके हमने बहुत प्रकार की जानकारियाँ ली। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने दोस्त गोपाल श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और खुद भी स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।